स्वागत है आपका आपके चैनल विक्टोरियस एकेडमी में। और जो कि हमने वादा किया था कि अब हम लोग मिलेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर के साथ। तो आज आपके सामने आपकी मेंटोर जया श्रीवास्तव आपके सामने बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो बेटा लोग, ये चैप्टर है बहुत ही वाला आसान, लेकिन इसको लोग पता नहीं क्यों कॉम्प्लिकेटेड करके समझते हैं या पढ़ नहीं पाते, पता नहीं। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ ऐसे कि बायोटेक्नोलॉजी आखिर होती क्या है। बायो का मतलब होता है लिविंग, ये सभी को पता है कि बायो का मतलब होता है लिविंग। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है, आपको पता ही है टेक्नोलॉजी का मतलब, टेक्नोलॉजी यानी कि लिविंग बीइंग में कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसा करतब हम लोग कर दे जिसकी वजह से हमको यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलने लगे, जिसकी वजह से हम ह्यूमंस को फायदा होने लगे। यही तो एप्लीकेशंस है। तो बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसीजर तो हम लोग प्रीवियस एक लेक्चर हम लोगों ने डाल रखा है, उसकी आपकी पूरी की पूरी सीरीज पढ़ी हुई है, उसको पढ़ लेना। चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रोसीजर, शायद इसका नाम है, ध्यान रखना कुछ ऐसे ही उसका नाम है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। यस, दिस इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। और नाउ उसका जो सेकेंड चैप्टर है यूनिट का, वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो उसका जो प्रोसीजर है वो तो हमने वहां पढ़ा, लेकिन अब उस बायोटेक्नोलॉजी के ढंग से हम लोगों को कौन कौन से प्रोडक्ट प्राप्त हो सकते हैं और ह्यूमंस में किन किन जगह पर उसका यूज है, इनको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन का मतलब होता है बहुत सारा। इंडस्ट्री का मतलब होता है यार 1-2 किलो नहीं बनाना है, घर थोड़ी ना है, हम लोगों को लार्ज स्केल पर उसको मार्केट में लॉन्च करना, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड इसको प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। इसलिए बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन के लेवल पर यूज करते हैं। क्या क्या बनाने में? बायो फार्मास्यूटिकल्स। बेटा मेनली हम लोग दवाइयां बनाने में यूज करते हैं। इंसुलिन बनाई गई है, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बनाए गए हैं, वैक्सीन्स बनाई गई हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग बना चुके हैं बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से। एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज दिस? आप लोगों ने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस बायोटेक्नोलॉजी के लेक्चर में, कि हम लोग जीन्स को मैनिपुलेटेड कर देते हैं। मतलब अगर कोई जीन बैक्टीरिया के जीन को मैनिपुलेट कर दिया, इंसान के जीन को मैनिपुलेट कर दिया, इंसान के जीन को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसी चैप्टर में आप पढ़ोगे जीन थेरेपी, इंसुलिन कैसे बनाई जाती है, ये सारी की सारी चीजें आप लोग इस चैप्टर में पढ़ोगे। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके जीन को हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से मैनिपुलेट कर दिया, उसको चेंज कर दिया, उसको अल्टर कर दिया। क्लियर हुआ बच्चों? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या क्या बन चुके हैं? माइक्रोब्स बन चुके हैं, यानी कि बैक्टीरियाज में हम लोग चेंज कर सकते हैं, वायरस में कर सकते हैं, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन सारे के सारे लोगों को हम लोग इन सारे लोगों के जीन्स को मैनिपुलेट करके हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाएंगे और फिर उससे अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट फाउंड करेंगे। क्लियर? द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड थेराप्यूटिक्स, दवाइयों को बनाने में, डायग्नोस्टिक, किसी भी बीमारी को डायग्नोस करने में यूज होता है। यार ये कितनी अच्छी चीज है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, हम लोग ऐसी क्रॉप्स को मॉडिफाइड फॉर्म में बना देते हैं कि उसमें पेस्ट ना लगे। व्हाट इज पेस्ट? जो कीड़े लग जाते हैं, प्लांट को खा जाते हैं, खराब कर देते हैं, प्लांट हमारा पूरी खेती खराब हो जाती है, किसान बेचारे परेशान हो जाते हैं, अफसोस में आ जाते हैं। उसके लिए भाई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बन चुकी हैं। अब उस क्रॉप में कीड़े लग ही नहीं पाते। ठीक है? फॉर एग्रीकल्चर। प्रोसेस्ड फूड, ऐसे ऐसे प्रोसेस्ड फूड चल गए हैं जिनको आप लंबे समय तक रख सकते हैं और उसको बस निकालिए, गर्म कीजिए, खाइए। प्रोसेस्ड फूड कैसे बनते हैं? बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से ही तो बनाए जाते हैं। ठीक है? इसके अलावा बायो रेमेडिएशन, इनकी मदद से हम लोग किसी चीज का उपचार कर सके। वेस्ट ट्रीटमेंट, सीवेज वेस्ट ट्रीटमेंट तो ठीक है, वो तो आप लोगों ने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ा होगा, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे आप सीवेज का या फिर वेस्ट को ट्रीटमेंट करेंगे। एंड एनर्जी प्रोडक्शन, भाई साहब बायोटेक्नोलॉजी का हर एरा में, हर एरिया में यूज होता रहा है, कभी ज्यादा कम स्केल पर, आज के टाइम पर इंडस्ट्रियल स्केल पर। क्लियर हुआ? तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट था। आपको पता होना चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। थोड़ी बात इसको इंट्रोडक्टरी पार्ट के फॉर्म में याद करेंगे। ये क्वेश्चन डायरेक्टली 2 नंबर में आता है, दैट राइट द 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी।
मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी को करने के लिए, इस प्रोसीजर को करने के लिए कौन कौन से एरियाज होते हैं जहां पर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी मेथड का यूज कर सकते हैं। पहला, टू प्रोवाइड बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, और लिख दे रहे हैं ना, पूरा लिख दे रहे, इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब और प्योर एंजाइम। एनसीईआरटी की पूरी लाइन ये लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है कि आप लोग कैसे बायोटेक्नोलॉजी को मतलब बायोटेक्नोलॉजी में बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब और प्योर एंजाइम, मतलब हमको चाहिए प्रोडक्ट, बायोटेक्नोलॉजी के लिए हमको चाहिए प्रोडक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को एक छोटी सी बात बताते हैं, एक एंजाइम होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज जो कैसे काम करता है, एज अ क्लॉट बस्टर काम करता है। क्लॉट बस्टर का क्या मतलब होता है, आपके बॉडी में जो क्लॉट बनते हैं उनको रिमूव करने का काम करता है। तो भैया जो हार्ट अटैक के पेशेंट होंगे, जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के पेशेंट होंगे, उनको थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। ठीक, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम को निकाला किससे गया, यही तो बात है, स्ट्रेप्टोकोकस से, स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया से। इस बात से क्या समझ में आया कि हम लोगों ने ये प्रोडक्ट बनाया किससे, स्ट्रेप्टोकोकस से। यही तो लिखा है, टू प्रोवाइड बेस्ट कैटलिस्ट, हमको चाहिए इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट किसके फॉर्म में, या तो इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म हो जाए या माइक्रोब हो जाए। जैसे यहाँ पर माइक्रोब हम लोगों ने क्या लिया, स्ट्रेप्टोकोकस लिया, या तो फिर कोई प्योर एंजाइम ले लो। कुल मिलाकर हमको बायोटेक्नोलॉजी के लिए इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म के थ्रू प्रोडक्ट को बनाना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, रिसर्च का ये एरिया होता है बायोटेक्नोलॉजी का। सेकेंड नंबर पे, क्रिएटिंग ऑप्टिमम कंडीशन फॉर ए कैटलिस्ट टू एक्ट थ्रू इंजीनियरिंग, मतलब हमको जब बायोटेक्नोलॉजी प्रोसीजर कर रहे होंगे, जब वो प्रोडक्ट बना रहे होंगे, तो उसमें कुछ कंडीशंस भी तो देनी है। जैसे मान लीजिए सारे एंजाइम आपके 35 से 40 डिग्री पर, 35 to 40 डिग्री सेल्सियस पर वर्क प्रॉपरली करते हैं, उसको हम लोग ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। लेकिन एक एंजाइम ऐसा है, आप लोगों ने प्रीवियस में पढ़ा होगा बायोटेक्नोलॉजी में, एक एंजाइम ऐसा है थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से निकाला गया है। कुछ याद आ रहा है, पीसीआर में यूज किया था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से जो एंजाइम निकालोगे वो तो भैया 90 के अबव पे काम करेगा। तो यानी कि हमको जिस टेम्परेचर पर काम करना होगा उसी के अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट लेना है। तो हम लोगों को हर प्रोसीजर, हर प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल रिसर्च है। तो क्रिएटिंग ऑप्टिमम कंडीशन फॉर ए कैटलिस्ट टू वर्क थ्रू इंजीनियरिंग का मतलब हम लोगों को प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर लाइट, भाई कोई एंजाइम होंगे, कोई प्रोडक्ट होगा जो डिम लाइट पर बनता होगा, कोई प्रॉपर लाइट पे बनता होगा, कोई हाई टेम्परेचर पर बनता होगा, कोई लो टेम्परेचर पर बनता होगा। पीएच की बात कर लेते हैं। आप लोगों ने अगर बीटी कॉटन का नाम सुना हो, सुन लिया है, वैसे प्रीवियस में मैंने ये भी पढ़ाया है। बीटी का नाम सुनते हैं, बैसिलस thuringiensis, ये तो अल्कलाइन पीएच पर एक्टिव होता है, पढ़ाया है ना, अल्कलाइन पीएच पर एक्टिव होता है, लेकिन उसकी बॉडी में वो एक्टिव नहीं होता। मैम ये क्या बोल रही हैं, अभी रुको, बस नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बीटी कॉटन का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा, है ना। तो परेशान नहीं होने का, एक एक टॉपिक ढंग से पढ़ने का। कुल मिलाकर इस पॉइंट्स में क्या समझ में आया, इस पॉइंट में आपको ये समझ में आया कि बायोटेक्नोलॉजी करने के लिए हमको ऑप्टिमम कंडीशन चाहिए, चाहे वो टेम्परेचर का हो, चाहे वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट का हो, चाहे वो पीएच का हो, चाहे वो लाइट का हो, एवरीथिंग क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टू प्योरीफाई द प्रोटीन और कंपाउंड। इट मीन्स हम लोगों ने जो प्रोडक्ट बनाया, अब उसको कम से कम फिल्ट्रेट कर लो, सेपरेट कर लो। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में आप लोगों को बताया गया है कि यहाँ पर सेपरेशन होता है, प्रोडक्ट को अलग किया जाता है, फिल्ट्रेशन होता है, प्रोडक्ट को फिल्ट्रेट किया जाता है, तब जाकर हमारा प्रोडक्ट बनता है। और फिर उस प्रोडक्ट में प्रिजर्वेटिव्स को मिलाकर मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता है। प्रिजर्वेटिव मिलाना भी तो जरूरी है भैया, पता नहीं कितने समय के बाद वो बिके, नहीं तो फिर तब तक हमारा प्रोडक्ट खराब।
तो इस तरीके से हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से कोई प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं, इनको एज इट इज लर्न कीजिए। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार पूछा गया, यहाँ तक कि नीट में भी आया है कि इसको अरेंज करो, 1 2 3 करके दे दिया गया। अब इसको अरेंज करो कि पहले नंबर पर कौन आएगा, देन सेकंड नंबर पे कौन आएगा, देन थर्ड नंबर पे कौन आएगा। तो भैया आप लोग हो बहुत होशियार, इसको बड़े आराम से याद कर लोगे। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ाई करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में कैसे यूज होता है। दिस इज द मेन फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। क्लियर? सो प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। This is the main topic in chapter biotechnology and its application. इसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर में कहाँ कहाँ बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले ये तो जानो कि एग्रीकल्चर में हम लोग क्या क्या प्रोसेस पहले यूज करते थे और आज क्यों बायोटेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो गए, ये तो जानो। तो बेटा फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए शुरू से 3 मेथड्स को अप्लाई किया जा रहा था। पहला एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, इट मीन्स आप केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स को यूज करके बड़े प्यार से खेती कर रहे थे। लेकिन आपको पता है कि ये केमिकल्स, ये फर्टिलाइजर्स तो नुकसान करते हैं हमारे शरीर के अंदर जाकर, कैंसरस सेल्स कॉज कर सकते हैं, हम लोगों को कैंसर हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो सकती हैं, या वो केमिकल हमारी बॉडी के अंदर स्टोर, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ जो नुकसान करती हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि इन केमिकल से उतना ज़्यादा लेवल पर प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है। फिर आते हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ गोबर की खाद को यूज़ करके, या फिर जो घास फूस होती है, एक सुना होगा आपने पास, एक देहाती भाषा में पास शब्द यूज़ करते हैं, गोबर की खाद को सड़ाकर उससे, गोबर को सड़ाकर उससे बनाया जाता है खाद। तो कुल उसके मुर्गे की पॉटी से बनाया जाता है, केचुए की उससे वेस्ट प्रोडक्ट से बनाया जाता है। कुल मिलाकर यार हम लोग ऑर्गेनिक खेती के लिए इन्हीं सबके वेस्ट प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। बट कहाँ से पकड़ के लाओगे इतनी सारी मुर्गियाँ, कहाँ से पकड़ के लाओगे इतने सारे केचुए, ये थोड़ी असंभव बात है। ज़्यादातर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में हम लोग गोबर की खाद को ही यूज़ करते हैं, बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट, इट इज़ ऑल्सो नॉट सफिशिएंट। या तो फिर हम लोग कॉस्टली खाद को खरीदें तब फिर यूज़ करें। और ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, एक बार अगर आपने जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बना दी तब तो बल्ले बल्ले हो जानी है, और हम लोगों का सारा क्रॉप बेस्ट तरीके से डेवलप हो जाना है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़नी है, हमारी हेल्थ को भी कोई इशू नहीं होना है, कम समय में ज़्यादा प्लांट की ग्रोथ हो जानी है। बहुत सारी अच्छी खूबी है इसमें। तो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर में ये ग्रीन रेवोल्यूशन लाने वाले एक साइंटिस्ट थे, MS स्वामीनाथन। आपको अगर थोड़ी सी भी जानकारी हो या ना हो तो आप नोट करेंगे। इन्होंने ग्रीन रिवोल्यूशन लाया और फूड सप्लाई को ट्रिपल कर दिया यार, 3 गुना ज़्यादा कर दिया। लेकिन तब भी ह्यूमन की तो लगातार ग्रोइंग पॉपुलेशन है, ये इतनी ग्रोइंग होने के बावजूद भी वो सफल नहीं हुआ ग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक है, लिखा हुआ है द ग्रीन रिवोल्यूशन वाज यूज्ड टू ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई बट येट इट वाज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। भाई लगातार ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए इतनी फूड सप्लाई भी सफिशिएंट नहीं थी। इन द डेवलपिंग वर्ल्ड यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स, इन द डेवलपिंग वर्ल्ड यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स का मतलब फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स को अगर यूज करेंगे तो बेटा पहली बात तो ये अपन के किसानों के लिए बड़ा एक्सपेंसिव है, साथ ही साथ में हमारे शरीर के लिए हार्मफुल भी है। सो दिस मेथड इज नॉट सफिशिएंट फॉर बेटर यील्ड ऑफ फूड प्रोडक्शन। इसलिए भैया एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर तो बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं मानी जाती। ऑर्गेनिक कॉस्टली पड़ता है, इसलिए ये भी नहीं माना जाता, ये कॉस्टली है भैया, इसलिए इसको भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं प्रेफर कर पाते। करते हैं, करने वाले करते हैं, बट एवरी किसान नहीं भैया, एवरी फार्मर नहीं इसको यूज़ कर पाता। हम लोग ये जो मेथड अप्लाई करके बताएंगे बहुत ही अच्छा मेथड है। क्लियर हुआ? ठीक है। लेकिन इसके अलावा 1950s में, 1950 में कुछ इनके बाद कुछ और मेथड्स भी डेवलप किए गए, लाइक एस टिश्यू कल्चर, लाइक एस सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या है मैम? बस 2 मिनट रुकिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोगों को समझाते हैं अबाउट व्हाट इज टिश्यू कल्चर और व्हाट इज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट।
1950 में इसके बाद जब हम लोगों ने ग्रीन रिवॉल्यूशन देखा या एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर देखा, तो चूंकि वो सफिशिएंट सप्लाई नहीं दे पा रहा था, तो उसके बाद हम लोगों ने टिश्यू कल्चर के मेथड से प्लांट को प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। कैसे किया उसको देखते हैं हम लोग। पहली बात तो जान लो बेटू, ये बहुत ही फास्ट टेक्निक है, एफिशिएंट है, प्लांट को हम लोग जनरेट कर देते हैं बहुत ही कम समय में ढेर सारे। ये मेथड अच्छा है, वाकई में ये अच्छा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रब करके आपको दिखाएं तो थोड़ा समझ में आए। इसमें एक्चुअली क्या करते हैं कि हम लोग छोटे छोटे से टिश्यूज ले लेते हैं और इन टिश्यूज को कुछ न्यूट्रिएंट मीडियम में, कुछ अच्छे अच्छे मीडियम्स ले लेते हैं, उसमें डाल देते हैं, ठीक है। कुछ समय के बाद ये जो आपका टिश्यू है, इस टिश्यू में इस तरीके से ग्रोथ हो जाती है, थोड़ी थोड़ी सी ग्रोथ हो जाएगी इस टिश्यू में, ठीक। अभी भी इसको खूब अच्छा सा न्यूट्रिशन सप्लाई करेंगे हम लोग। और इसके बाद इसमें हम लोग ये देखेंगे कि थोड़े समय के बाद इन सभी से आपका रूट निकल आया और ऊपर इस तरीके से शूट निकल आया, इस तरीके से शूट निकल आया। तो बहुत ही कम समय में छोटे से टिश्यू से हम लोगों ने प्लांट को प्रोड्यूस कर लिया। ये टेक्निक टिश्यू कल्चर कहलाती है और टिश्यू कल्चर के माध्यम से बहुत सारे प्लांट को प्रोड्यूस कर देना माइक्रो प्रोपागेशन कहलाता है। चलिए पढ़ते हैं इसको। In 1950s, another method is used for fast and efficient system for crop improvement is called tissue culture. Clear? इसमें क्या करते हैं हम लोग, the whole plant could be regenerated, पूरा का पूरा प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं from X plant या फिर सेल, X plant लिख सकते हैं या फिर सेल लिख सकते हैं, कोई भी छोटा सा टिश्यू लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, और सेल और टिश्यू कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है, कोई भी ले लो और एक नया प्लांट को जनरेट कर लो। सो द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एक्स प्लांट और एनी सेल इज कॉल्ड एज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉल्ड टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी का मतलब होता है जिसके अंदर बहुत सारा सेल डिवीजन की कैपेसिटी हो, और जिस भी टिश्यू के अंदर ढेर सारे डिवीजन की कैपेसिटी होगी, अगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड कराया जाएगा तो इसका मतलब है कि वो नया प्लांट भी प्रोड्यूस कर सकता है। क्लियर हो गया? जैसे हमारे जायगोट में, हमारे एम्ब्रियो में बहुत सारी टोटिपोटेंसी की कैपेसिटी होती है, तभी एक छोटी सी सेल पूरा बच्चे का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी पूरे के पूरे नए प्लांट को, द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एक्स प्लांट और एनी सेल इज कॉल्ड एज टोटिपोटेंसी। क्लियर हो गया? इस प्रोसेस में क्या करते हैं, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट इज टेकन, हम लोगों ने ले लिया कोई भी रूट, शूट, कुछ भी, कोई लीफ, कोई भी छोटा सा पार्ट ले लिया, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट इज टेकन आउट एंड ग्रोन इन अ टेस्ट ट्यूब अंडर स्टेराइल कंडीशन। स्टेराइल का मतलब होता है वहां पर कोई भी जर्म्स वगैरह नहीं होने चाहिए, बहुत प्रॉपर साफ सफाई के साथ हमको रखना है। इन अ स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम, उसके अंदर न्यूट्रिएंट मीडियम डालेंगे, ग्रोथ का रेगुलेटर्स डालेंगे, जिसमें क्या होना चाहिए, सुक्रोज रख दो, ऑर्गेनिक सॉल्ट रख दो, विटामिन्स रख दो, अमीनो एसिड्स रख दो, ग्रोथ रेगुलेटर्स लाइक ऑक्सिन, साइटोकाइनिन्स, इन सबको रख दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा सेल डिवीजन हो जाए। और जैसे ही सेल डिवीजन होगा, आपका वो जो टिश्यू है थोड़ी सी ग्रोथ करेगा। वैसे जानकारी दे रहे हैं, इसको कैलस कहते हैं बेटा। ये जो टिश्यू कल्चर में जो छोटा सा टिश्यू जब ग्रोथ कर जाता है, लंप ऑफ मास बनाता है, तो इसको अपन लोग कैलस कहते हैं। उसी कैलस में फिर और ज्यादा ग्रोथ होने पर रूट एंड शूट डेवलप हो जाती है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर क्या है, इनकी यूज करके हम लोग टिश्यू, एक छोटे से टिश्यू से बहुत सारे प्लांट कम समय में जनरेट कर लेते हैं। यही है टिश्यू कल्चर। बाय एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन कॉल्ड माइक्रो प्रोपागेशन। समझा ही चुके हैं यार क्या होता है। क्लियर हो गया? These synthesized plants are genetically identical to original plant। हाँ भैया, एक बात बताओ, जिस एक लीफ लिया आपने, छोटे छोटे से उसके टुकड़े कर दिए, अब उस हर छोटे लीफ के टुकड़े से एक नया प्लांट जनरेट करेगा, तो बेटा क्या वो अपने पेरेंट प्लांट के सेम नहीं होगा? ये कौन सी नई बात ही बता दे रहे हैं, या हम आपको बता दे रहे हैं? आप लोग तो बड़े बुद्धिमान हो, आपको पता है ये बात कि अगर से एक आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराया नहीं, दो में मिक्सचर बना नहीं, हाइब्रिड बना नहीं, तो कहाँ से डिफरेंस आएगा? कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जिस प्लांट के टिश्यू सेल को आपने लिया, सेम वैसा ही प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसे बने हुए प्लांट को सोमा क्लोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सोमा क्लोन्स कहते हैं। यही इसकी डेफिनेशन। These synthesized plants are genetically identical to original plants, so they are called as soma clones। टमाटर की वैरायटी, बनाना की वैरायटी, एप्पल की वैरायटी इसी
प्रोसेस से, इसी टिश्यू कल्चर, इसी माइक्रो प्रोपागेशन की प्रोसेस से बनाया गया है। सबको समझ में आ गया व्हाट इज टोटिपोटेंसी, व्हाट इज टिश्यू कल्चर, व्हाट इज माइक्रो प्रोपागेशन? हाँ, समझ में आना चाहिए भैया, ये बहुत जरूरी है, आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, याद करो, तैयार करो, आपके सामने पूरे नोट्स हैं, इसको नोट्स बनाओ, बस मन लगा कर पढ़ो। ये चूंकि थोड़ा सा टफ चैप्टर है इसलिए इसको 20 सेशन में उठा लिया हमने। क्लियर हो गया? तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। इसके बाद हम लोग, अच्छा एक चीज और देख लो, इस मेथड से हम लोग हेल्दी प्लांट भी जनरेट कर सकते हैं। इतना नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है, अब ऊपर एक लाइन को हम जोड़ने जा रहे हैं, इसको रब करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको जोड़ने जा रहे हैं। देखिए, बाय दिस मेथड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय दिस, ब्लू से नहीं लिखते यार, पिंक ब्लैक से लिख देते ना। बाय दिस मेथड वी रिकवर्ड हेल्दी प्लांट फ्रॉम डिजीज्ड प्लांट। अगर किसी डिजीज्ड प्लांट से हमको हेल्दी प्लांट बनाना है तब भी हम लोग टिश्यू कल्चर के मेथड को यूज कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि आप लोगों को पता है बेटा, हम लोग टिश्यू का मेरिस्टेमेटिक पार्ट लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक का मतलब 9th में पढ़ा है, जहां पर बहुत सारे डिवीजन की कैपेसिटी होती है। और आपकी जानकारी के लिए, मेरिस्टेम वायरस फ्री होता है, यानी कि उस पर कोई भी इंफेक्शन नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, बाय जो डिजीज वाला पोर्शन होगा उसको कट करेंगे, कट करके निकाल देंगे और बाकी पोर्शन का मेरिस्टेम ग्रोथ कर जाएगा, आपका नया प्लांट बन जाएगा। ठीक है, लिख दे रहे हैं, बिकॉज, ब्लू नहीं ब्लैक ना, बिकॉज मेरिस्टेम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरिस्टेम नहीं मेरिस्टेम नहीं, मेरिस्टेम। ठीक है, मेरिस्टेम इज virus free part of the plant। ठीक है, पूरा टिश्यू कल्चर आप लोगों को बता दिया गया। अब इसको जल्दी से नोट डाउन कर लेना। अच्छा, मेरिस्टेम कहाँ कहाँ की हो सकती है? 2 जगह की हो सकती है। एक तो बेटा एपिकल मेरिस्टेम होता है, एक एक्सिलरी मेरिस्टेम होता है। याद कर लीजिए आप लोग थोड़ा सा। तो कहीं का भी मेरिस्टेम हो, एपिकल का हो, एक्सिलरी का हो, वायरस फ्री होता है। तो आपका जो भी डिजीज पोर्शन हो उसको काट के अलग कर दीजिए। बाकी किसी भी पोर्शन से आप लोग नया प्लांट बनाओगे तो वो डिजीज फ्री रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि मेरिस्टेम वायरस फ्री होता है। क्लियर हो गया? इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। एक आप लोगों को और बता दे रहे हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। वेरी नाइस। व्हाट इज द यूज ऑफ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन एग्रीकल्चर? लेट्स स्टडी अबाउट दिस। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि हम लोग 2 प्लांट के प्रोटोप्लास्ट को निकालें, उनके सेल वॉल को डाइजेस्ट करके, और उनको मिक्स कर दो तो एक कॉमन बना दो। बस यही है बेटा सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। फिर से समझो, इस मेथड में सिंगल सेल ऑफ प्लांट्स आर आइसोलेटेड बाय डाइजेस्टिंग देयर सेल वॉल्स। 2 प्लांट के सेल को आइसोलेट किया जाता है। Isolated protoplasts from 2 different varieties of plants have desirable characters are taken। हम लोग चाहते हैं कि एक प्लांट में 2 मेरी इच्छा के कैरेक्टर्स आ जाएं। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि एक ही फूल में 2 रंग आ जाए। हाउ कैन इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल बाय सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? तो हम लोग उसमें, मान लीजिए एक गुलाब में आपको रेड और येलो दोनों कलर चाहिए, तो दोनों प्लांट के सेल का प्रोटोप्लास्ट निकालोगे, उसको फ्यूज करोगे, उससे नया प्लांट जो बनेगा उसमें दोनों कलर आएंगे। यही है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या किया? आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम 2 different varieties of plants have desirable characters are taken and then fused to get hybrid protoplasm। हाइब्रिड का मतलब ही होता है मिक्सचर, which can be further grown to form a new plant called somatic hybrids। जिसको आगे अगर वो फर्दर ग्रो कर गया तो सोमैटिक हाइब्रिड प्लांट्स बना देगा, और इस प्रोसेस को सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अच्छा, प्रोटोप्लास्ट टोमेटो और पोटैटो को मिलाकर पोमैटो बना। फिर से, प्रोटोप्लास्ट टोमेटो और पोटैटो को मिलाकर पोमैटो बना।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट डज नॉट हैव द डिजायरेबल करेक्टर। दुर्भाग्यवश इसमें सारे करेक्टर नहीं बने। इसका मतलब ये नहीं है कि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस ही खराब हो गई, इसका मतलब ये कतई नहीं होता है। प्रोसेस तगड़ी थी, 2 सेल के प्रोटोप्लास्ट को निकाला गया, फ्यूज किया गया, हमारे हिसाब के डिजायरेबल करेक्टर्स थे उनमें, और नए प्लांट्स का फॉर्मेशन हो गया। ये भी मेथड बहुत अच्छा है, इससे भी किया गया। तो आज इतना लो भैया, इसका स्क्रीनशॉट पहले तो ले लो, नहीं हम भूल जाएंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। इसके नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पढ़ेंगे, जिसमें 2 केस पढ़ेंगे, एक बीटी कॉटन का केस पढ़ेंगे, एक टोबैको प्लांट की रूट का केस, मतलब टोबैको प्लांट का केस पढ़ेंगे। तो ठीक है, बड़ा लेट हो गया इस बीच में वीडियो डालने में, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, दैट्स वाई। हमारा हमेशा का कॉन्सेप्ट है पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहो, मेरा नाम रोशन करते रहो, अपने सभी जिनको आप प्यार करते हैं उनका नाम रोशन करते रहो, अपने लक्ष्य को पाओ, ठीक है। तो मेरी यही सब दुआएं हैं आप सभी के लिए बच्चों। बस मन लगाकर पढ़ो, बार बार एक ही नारा, पढ़ते रहो पढ़ते रहो, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।